इसमें समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या है कि मुझे मान लो, देखो ये बिलियन है, अभी मैंने बनाया, तो अब बिलियन में क्या होता है, विलायक पहले से उपस्थित होता है। मान लो अगर बिलियन बनाना है तो मुझे पात्र में पहले से विलायक लेना होगा, और बाहर से हम लोग क्या डालते हैं, इसमें बिले डालते हैं। ये बात आपकी समझ में आई, क्या डालते हैं, बिले। मान लो इसमें बिले मैंने 5 ग्राम डाला, मान लो बिले हमने इसमें 10 ग्राम डाला, XYZ हमने कुछ भी इसमें ग्राम मतलब क्या है वैल्यू डाली, और हमें आपसे कहें कि सांद्रता क्या है, तो कहोगे सर जी की सांद्रता यही सांद्रता हुई कि किसी बिलियन में जितना बिले मिलाया जाता है वही हमारी क्या होगी, सांद्रता हो गई। मैंने इसमें 5 ग्राम बिले मिलाया, आप कहोगे कि सर जी इसकी सांद्रता है 5 ग्राम है, कोई दिक्कत, यानी कि सांद्रता हो गई। अब ये ज्ञात कैसे की जाती है, उसके पद हमने पढ़ रखे थे। क्या पढ़ा था पहले, हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगा, देखो द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत किसके बराबर होता है, 100 के, क्लियर हुआ। और द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, ग्राम, ठीक है। अब ये हम क्या लेंगे, बिलियन, मतलब क्या है कि ये जो बिलियन है, यानी कि एक पात्र है, एक पात्र में हमें कितना बिलियन लेना है, विलायक, वो सॉरी बिलियन 100 ग्राम, और इस बिलियन में ही हमको कितनी द्रव्यमान है या जिसमें कितने बिले की मात्रा है, किसमें बतानी है आपको, ग्राम में ही बतानी है। यानी कि बिले की मात्रा आपको किसमें बता देनी है, ग्राम में। बस आपका क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, ठीक है। यहाँ पे बिले की मात्रा जो है वो कैपिटल W लेंगे हम लोग, बात समझ में आई। और यहाँ पे बिले है वो कौन सा लेंगे, स्मॉल। देखो सूत्र क्या बनेगा कि किसी बिलियन, वो सॉरी परिभाषा अगर बनाना चाहो तो आप लोग परिभाषा कैसे बनाएंगे कि किसी 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले के ग्रामों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। देखो कोई चीज रटने वाली नहीं है, सब कुछ नाम में ही है, समझने की कोशिश करो, और कुछ नहीं है, सूत्र वगैरह सब इसी से निकल आएंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत है। देखो द्रव्यमान की इकाई आपकी ग्राम होती है, और आयतन की इकाई क्या होगी, मिलीग्राम होगी, वो मिलीलीटर होगी। ये बात समझ में आई आपके। अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान लगा है तो ग्राम हो गया, प्रतिशत लगा है तो 100 ग्राम हो गया, यानी कि बिलियन आपको 100 ग्राम लेना है, और 100 ग्राम बिलियन में ग्राम की मात्रा बता देंगे, किसमें, बिले की ग्राम में मात्रा बता देंगे, आपकी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। कि 100 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की ग्राम में संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिशत स्मॉल W अपॉन कैपिटल W, यानी कि जो पीछे होता है वो पूछा जाता है वो ऊपर रखते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, देखो तो स्मॉल W अपॉन कैपिटल W इंटू 100। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होगा स्मॉल W अपॉन कैपिटल W इंटू 100। आपसे पूछा जाए स्मॉल W क्या है तो बता दोगे बिले का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, बात समझ में आई। आपसे पूछा जाए यहाँ पे स्मॉल W क्या है, बिले का द्रव्यमान। आपको कैपिटल W पूछा जाए क्या बताओगे, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ऐसी देखो अगर हम लोग आयतन प्रतिशत पूछे, आप लोग खुद बता सकते हैं, आयतन प्रतिशत क्या होगा, आयतन प्रतिशत देखो पर आयतन की जो यहाँ पे इकाई लेंगे वो क्या लेंगे, मिलीलीटर। बात समझ में आई। देखो यहाँ पे अगर नोट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे जो द्रव्यमान होगा वो किस में होगा, ग्राम में, ठीक है। और आपका जो आयतन है, आयतन किस में होगा, मिलीग्राम में। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। बस यही लेके चलो, आपका खत्म होते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आयतन है, किस में लेंगे हम लोग, देखो मिली में, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रतिशत, क्या लगा है, प्रतिशत। तो प्रतिशत किसके बराबर होता है, 100 के। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित किसकी मात्रा बतानी है, बिले की मात्रा, किसमें, मिलीलीटर, ठीक है। क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, आयतन प्रतिशत। इसमें देखो क्या है, ये कैपिटल V होगी और स्मॉल b होगी, ठीक है। यानी कि कैपिटल B बिलियन का आयतन और स्मॉल b किसका आयतन होगा, बिले का आयतन। तो सूत्र क्या बनेगा, देखो प्रतिशत वो स्मॉल b अपॉन कैपिटल B बराबर स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू 100। ये बात आपके समझ में आई। देखो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको ये याद करना है। हमने कहा भाई बिलियन वो सॉरी आयतन प्रतिशत बताओ तो क्या बताओगे कि स्मॉल b अपॉन कैपिटल V इंटू 100। मैंने कहा द्रव्यमान प्रतिशत बताओ, क्या बताओगे, स्मॉल W अपॉन कैपिटल W इंटू 100, है ना। अगर हम पूछ रहे हैं आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, तो क्या बताएंगे। देखो अब इसमें दोनों चीज़ें यूज हो चुकी हैं। देखो द्रव्यमान ग्राम वाली, आयतन मिलीलीटर वाली, यानी कि बिलियन जो है, यानी कि हम बिलियन कितना लेंगे, देखो प्रतिशत लगा है 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले की किसमें संख्या बताएंगे, ये मतलब देखो आयतन में ले चुका हूँ, अब किस में बतानी है, ग्राम में। तो देखो ये क्या होगी, ग्राम में संख्या,
ग्राम में संख्या या मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, देखो इस ये आपके पास ग्राम है तो क्या होगा स्मॉल, ये आपके पास मिलीलीटर क्या होगा कैपिटल बी होगा। तो देखो सूत्र क्या बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल वी, ये प्रतिशत है, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, आपको बताया था, बराबर क्या होगा, देखो जो पूछा जाता है पीछे वाला ऊपर रखा जाता है, क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन अपॉन कैपिटल वी इंटू 100। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमने देखो आपको बताया था पीपीएम, देखो समझो ध्यान से, कुछ है नहीं, ठीक है। पीपीएम में क्या होगा कि बिलियन जो लेंगे हम लोग, बिलियन की कितने लाख भागों में उपस्थित होगा, यानी कि 10 लाख ग्राम भाग में, 10 लाख ग्राम भाग में उपस्थित किसकी संख्या, विलेय के ग्राम में संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम में संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, पीपीएम कहते हैं, यानी पार्ट प्रति मिलियन। आपको पता है 1 मिलियन बराबर हमने कितना बताया था, 1 मिलियन कितना बताया था, 1 मिलियन बराबर 10 लाख या 10⁻⁶, यानी 6 जीरो आएंगे उस पर, ठीक है। तो हम लोग देखो सूत्र क्या बनाएंगे, देखो ये क्या होगा आपके पास कैपिटल डब्लू, ये क्या होगा आपके पास स्मॉल डब्लू, सूत्र क्या बन जाएगा, देखो तो पीपीएम बराबर स्मॉल डब्लू है ना अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू, अब देखो प्रतिशत नहीं लगा इसमें, कितना है पीपीएम है, मिलियन है तो क्या लोगे 10⁻⁶, ये आपके पास पीपीएम हो गया। कोई दिक्कत है, ये हम फॉर्मूले लिख रहे हैं जो मैं इससे पहले करा चुके हैं सब, ठीक है। उसके बाद हमने किसका फॉर्मूला लिखाया था, पीपीवी, पार्ट प्रति बिलियन। तो देखो पार्ट प्रति बिलियन का होगा कि बिलियन, अरे बात ना करो, देखो बिलियन हो गया, तो बिलियन किसके बराबर होगा 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ ग्राम में उपस्थित, ठीक है, विलेय के ग्रामों में संख्या, ग्रामों में संख्या क्या कहेंगे इसे, पार्ट प्रति बिलियन कहते हैं। सूत्र क्या होगा, ये क्या हो गया आपका स्मॉल डब्लू, और ये तो देखो पी बराबर निकलेगा स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू 10⁹। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हमने देखो क्या कराया आप लोगों को, हमने आपको उसके बाद देखो मोलरता बताई थी मोलरता। अब देखो ये क्या है, मोल है, क्या है मोल, तो 1 लीटर बिलियन में, बिलियन कितना लेंगे हम लोग 1 लीटर, तो 1 लीटर बिलियन में, ठीक है, विलेय के किसकी संख्या, मोलों की संख्या, मोलरता है तो मोलों की संख्या कर दो, आपकी क्या कहलाएगी मोलरता, ठीक है। और मोल को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से, और लीटर को किससे करते हैं, बी से। सूत्र देखो क्या बन गया, मोलरता किससे, कैपिटल एम से, बराबर क्या होगा एन अपॉन वी इंटू, नहीं होगा ना यहाँ पे एंड्रेथ होगा नहीं, प्रेशर लगा नहीं, तो यही आपका सूत्र हो गया एन अपॉन वी, है ना। दूसरा हमने क्या लगाया था कि एन बराबर, यहाँ पे देखो जो मोल बराबर होगा सूत्र, देखो समझो ध्यान से, एन बराबर सूत्र आपका क्या होता है, भार अपॉन, यानी कि भार अपॉन अणु भार, तो भार आपका क्या होता है स्मॉल डब्लू, अणु भार आपके पास क्या होता है एम होता है कि नहीं होता है, और यही वैल्यू हम यहाँ पर रख दें एन की जगह, तो देखो सूत्र क्या बनेगा, एम बराबर एन की जगह हम रख लेंगे स्मॉल डब्लू अपॉन एम, और इनटू यहाँ पे क्या है पहले से बी है, ये किस में होगा लीटर में। ये 2 सूत्र हमने मोलरता के बताए थे, है ना। उसके बाद हमने बताया था मोलर समीकरण, मोलरता समीकरण क्या बताया था आपके पास, M1 V1 बराबर M2 और V2, ये क्या था प्रारंभ में था और ये अंतिम में था, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई। इसके बाद हमने आपको क्या कराया, नॉर्मलता क्या थी आपकी, 1 लीटर, ठीक है, बिलियन में, भूल गए 1 लीटर बिलियन में किसकी संख्या, विलेय के ग्राम ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है आपकी, नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। सूत्र क्या होगा, देखो ये बिलियन आयतन है, क्या होगा इसका बी होगा, तो क्या होगा देखो विलेय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है, तुल्यांकों की संख्या, नीचे क्या होगा बिलियन का
आयतन, ठीक है। और यहाँ पे ग्राम तुल्यांकी बराबर हमने देखो इस सूत्र बताया था आपको, ग्राम बता सकता है कोई? बराबर क्या बताया था हमने? विलेय का द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार, क्या बोलेंगे इसे? कैपिटल ई, ठीक है। तो देखो ग्राम तुल्यांकी भार है, विलेय का द्रव्यमान क्या होता है? स्मॉल w, अपॉन तुल्यांकी भार क्या है यहाँ पे? ई, और इनटू यहाँ पे देखो b क्या है? आयतन। तो यही सूत्र हो गया किसका? नॉर्मलता। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से, ठीक है। ये इतने सूत्र हमने कल लिखाए थे आपको, इससे पहले मैं करा चुका, इनकी थ्योरी भी कराई मैंने आपको, अच्छे समझाया भी, इनके मैंने क्वेश्चन भी कराए, और सभी याद होने चाहिए। हमने पूछा द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र बताओगे तो क्या बताओगे? स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। मैंने कहा इसकी परिभाषा बताओ, बता दोगे। यहीं पे देखो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। मैंने कहा आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला बताओ, बताओगे सर जी कैपिटल वो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू 100, ठीक है। अगर परिभाषा बताओ तो क्या बताओगे? 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत, ठीक है। देखो सब ये भी बना रहे, कुछ करना नहीं है इसमें। द्रव्यमान आयतन बोल दिया जाए, इसमें दोनों यूज करने हैं आपको, यानी कि विलयन आपके लेना आयतन यानी मिलीलीटर में, है ना, और विलेय की मात्रा बतानी है किसमें? ग्राम में। तो हमने बता दिया कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो क्या कहेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। ये बात आपके समझ में आई? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पीपीएम लिखा है। आपको पता है 1 मिलियन किसके बराबर होता है? एक जो मिलियन है वो किसके बराबर होगा? 10⁶ के बराबर, या 10 लाख के बराबर। और 1 बिलियन जो हो, 1 बिलियन जो है वो किसके? 10⁹ के बराबर होगा, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अगर पीपीएम बोल दिया तो बिलियन कितना ले लें? 10⁶, और पीपीबी ले लिया जाए तो 10⁹ ले लेंगे बिलियन का, ठीक है। तो हमने देखो इसकी परिभाषा बनानी तो क्या ली कि 1 लाख मतलब 10 लाख ग्राम भाग में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम लोग पीपीएम कहेंगे। ऐसी देखो 10⁹ ग्राम भाग में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? पीपी कहेंगे, ठीक है। अब इसमें 10 लाख है तो उसमें 10 लाख का भाग किया, इसमें 10⁹ है तो 10⁹ का गुणा किया, सॉरी भाग नहीं किया, क्या किया? गुणा किया। ऐसी अगर मोलरता पूछी जाए तो इसमें देखो मोल की संख्या बतानी है, किसमें? विलयन में। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, ठीक है। मोल बराबर फॉर्मूला अगर पूछें तो क्या बताओगे? भार अपॉन अणुभार, यानी कि क्या? स्मॉल अपॉन वो सॉरी, अब देखो भार क्या होता है? स्मॉल w, अणुभार क्या होगा? m। वो हमने यहाँ पे रख दिया n की जगह। देखो जब n की जगह रखेंगे तो b तो पहले से इसमें था, ठीक है। बात समझ में आए? उसके बाद देखो मोलरता समीकरण m1v1 बराबर m2v2, ये प्रारंभ होगा, m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो ये क्या हो गया? अंतिम हो गया। मोलरता समीकरण 1 नंबर में पूछा जाता है, मोलरता समीकरण बताइए, कोई दिक्कत? अब देखो नॉर्मलता पूछी जाए तो नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की किसकी संख्या? ग्रामों में संख्या को हम लोग वो सॉरी ग्राम तुल्यांकियों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। और ग्राम तुल्यांकी बराबर सूत्र हमने बताया था विलेय का द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार। विलेय का द्रव्यमान आपको पता है, देखो स्मॉल w, ग्राम तुल्यांकी भार आपको पता है ई, और आयतन इसमें पहले से, यानी कि इसकी जगह हम लोग क्या रख रहे हैं इसमें? ई अपॉन बताओ w अपॉन ई, और बी इसमें पहले से, ठीक है। चलो कर लो, इसमें जल्दी से करिए इनको, और कल सब सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। देवेश आगे आ जाओ, बैग इधर कर लो, थोड़ा बैठो आके जल्दी, पलक करो जल्दी। ये थोड़ा इस पे ध्यान देना, हिला मत देना ऐसे, हाँ। और दूर खोल लेते कुछ, कहाँ? घर के पास ही खोले हैं, पीछे हैं, तुमने बताया जब हमने खोली।
पर गुड्डा मेरे पास ही रखना, ये बंद करें, रिकॉर्ड हो रही है आवाज़। देखो समझो इधर, शांत रहो। देखो अगर इसमें जो तुल्यांक की बार है ई बराबर, ठीक है, या फिर आपसे देखो यहाँ पे इसमें हमने नॉर्मलता में आपको एक चीज और बताई थी कि अगर क्या द्रव्यमान बराबर किया दिया जाए आयतन इंटू घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन इंटू घनत्व। तो आपके पास देखो अगर यहाँ से हम आयतन निकालें, आयतन, तो आयतन बराबर क्या होगा? देखो तो द्रव्यमान, द्रव्यमान और पौन जो घनत्व, वो सॉरी जो ये घनत्व इसके कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे पहुंच जाएगा। तो इसको नीचे देखो क्या हो जाएगा? घनत्व, यानी कि आयतन बराबर द्रव्यमान अपॉन घनत्व। द्रव्यमान क्या होगा? स्मॉल w है ना, और घनत्व क्या होगा? स्मॉल d। और यहाँ पे आयतन क्या होता है? v, यानी b बराबर क्या होगा? w अपॉन d। इसमें रख सकते हैं। तो n बराबर देखो फॉर्मूला क्या होगा? w है स्मॉल, ठीक है, वो सॉरी द्रव्यमान यहाँ पे कैपिटल W होगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो D है, वो सॉरी E है, E हो गया, इनटू देखो यहाँ B है, V जगह हम लोग देखो क्या रखेंगे? W अपॉन D, ये कैपिटल W है, याद रखना, ठीक है। और देखो ये D का पहुंच जाएगा ऊपर, तो n बराबर फॉलो है, यहाँ से क्या निकलेगा? देखो W इंटू D अपॉन E इंटू कैपिटल W। ये कब लगाए जाएंगे? जब क्या दिया जाए? घनत्व, घनत्व दिया जाए, ठीक है। अब फॉर्मूले दो बन गए यहाँ से, ठीक है, नॉर्मलता के फॉर्मूले दो हैं। हमने कहा घनत्व दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, n बराबर W स्मॉल इंटू D अपॉन E इंटू कैपिटल W, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि इसमें आयतन दिया जाए तो जब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब आयतन दिया जाए, आयतन दिया जाए। ये बात आपके समझ में आएगी? दिया जाए, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने देखो क्या बताया आपको? मोल ललता। मोललता क्या बताई थी हमने? देखो 1 किलोग्राम, ये किस पे निर्भर करती है? विलायक पर, कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या देखो क्या हो जाएगी? n होती है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? मोललता किससे डैश m डैश से प्रदर्शित करते हैं, बराबर ये क्या हो गया आपके पास? मोल n, और ये w क्या होगा? किसमें होगा? किलोग्राम में। बस क्या हो गया? m डैश n अपॉन w, ठीक है। इसका परिभाषा बताएंगे कैसे? देखो कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने देखो आपको बताया था मोल प्रवाह, जो मैंने कल ही आपको कराया। मोल प्रवाह हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी चीज का मोल प्रवाह निकालना तो वह ऊपर, और विलयन की कुल मोलों की संख्या कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। देखो इसका क्या बनेगा कि NA अपॉन Na प्लस का Nb, यदि किसी विलयन में दो पदार्थ A और B मिले हुए हैं तब, ठीक है। अगर विलायक की पूछे, अगर विलायक इसमें वो सॉरी विलायक इसमें अगर A हुआ तो क्या हो गया? Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर विलय आपके पास B हुआ तो क्या होगा? Nb अपॉन Na प्लस का Nb। मैंने कहा इन दोनों का योगफल कितना होता है? 1, यानी मोल प्रवाह में विलय, विलायक का मोल प्रवाह और विलय के मोल प्रवाह दोनों का योगफल कितना होता है? 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये और कर लो, आपके यहाँ पे ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। हो गया? हुआ?
हटाए से देखो, हटा दूं? अगर नहीं हुआ करे तो बोल दिया करो, दिखाओ जो तो मिटाल देते हैं। देखो समझो ध्यान से, अगर मान कैसे बनाओगे कि दो पदार्थ लोगे, दो पदार्थ को आपस में घोलोगे और वे समान रूप से घुल जाएंगे, यानी कि समांगी मिश्रण बना लेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे, है ना। ऐसे पदार्थ हमको लेने हैं कि दोनों आसानी से क्या हो जाए, उसमें घुल जाएं, और दोनों आसानी से घुल जाएंगे, वो उस मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहेंगे। जैसे हमने चीनी ली, चीनी के साथ मैंने जल लिया, दोनों को घोला, यानी कि एक पदार्थ मैंने जल ले लिया, दूसरा पदार्थ मैंने चीनी ले लिया, इससे हमने क्या बना दिया? विलयन बना दिया। यानी कि विलयन क्या हो गया? एक तरीके के समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। ये बात आपके समझ में आई? मैं आपसे कहें कि विलयन क्या है, कि बताओगे सर जी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ये मैं परिभाषा लिखा चुका हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि जरूरी नहीं दो पदार्थ हों, है ना। आपने दो पदार्थ की जगह तीन पदार्थ ले लिए, कोई दिक्कत ही नहीं, इन तीन पदार्थों से मिलकर आपने विलयन बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी क्या बनेगा? समांगी मिश्रण। यानी कि लेने आपको ऐसी चीजें हैं जो मिश्रण समान रूप से क्या हो जाए, उसमें घुल जाए, जो पदार्थ उस मिश्रण में समान रूप से घुल जाए। परिभाषा भी बड़े अच्छे से बताएंगे कि सर जी ठीक है, क्या होगा? दो या दो से, या दो ले लो, या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। बात समझ में आई? अब जैसे मान लो ये मेरा पात्र है, ये मेरा पात्र है, अब इस पात्र में मैंने जल ले रखा है, यानी कि हमने इसमें जल ले लिया, जल आपका क्या हो गया? विलायक, ठीक है। अब मैंने कहा इसमें चीनी डालो, आपने क्या किया? इसमें चीनी डाल दी बाहर से, क्या डाल दी इसमें? चीनी। अब ये जो बाहर से चीज हम डालते हैं, इसे ही हम लोग विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग विलय कहते हैं। और मैंने कहा बताओ इसमें सांद्रता क्या होगी? कहोगे सर जी किसी विलयन में जितना विलय मिलाया जाता है वही क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है, उसे हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। ये बात आपके समझ में आई? ठीक है। अब इसमें देखो, अगर विलयन बनना है तो इन दोनों को मिलकर ही तो विलयन बनेगा। अभी मान लो आपने इसमें चीनी नहीं डाली, क्या इससे विलयन बता सकते हो आप? ये विलयन है ही नहीं। और इसमें हमने चीनी डाल दी, यानी कि विलायक में हमने विलय मिला दिया, तो आपका क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो आप कह सकते हो विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस का विलायक। ये बात आपके समझ में आई कि विलय क्या है, विलायक क्या है। और परिभाषा में जानो, विलय क्या होता है कि जो चीज विलयन में बाहर से मिलाई जाती है उसे विलय कहते हैं। विलायक क्या है? जिसमें विलय मिलाया जाता है वो आपका क्या होगा? विलायक होगा, ठीक है। विलायक क्या है? जिसमें विलय मिलाया जाता है। विलय क्या है? जिसको बाहर से मिलाया जाता है। कितना सिंपल सी चीज है, यही तो समझनी है। ये चीज क्लियर, चलो कोई भी चीज है आपको समझ में आने से रोकेगी नहीं, चुप अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर ये आपको पता है तो। अगर ये विलय ये चीज क्लियर नहीं है तो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, अणुसंख्यक गुणधर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट इस पे डालो 12th क्लास के लिए। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म। डाल लो, इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 12th क्लास के लिए, यहां से क्वेश्चन जरूर ही जरूर आता है। हो गया? देखो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म, गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं, निम्नलिखित होते हैं, है ना। कहोगे सर जी क्या होते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखेंगे क्या? क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन आपका क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, ठीक है। नंबर 2 पे होगा हिमांक, हिमांक अवनमन, अवनमन। नंबर 3 होता है आपके पास परासरण, परासरण दाब, ठीक है।
नंबर 4 पे होगा वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके क्या पढ़ने हैं, आपको अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने हैं। ठीक है, साफ साफ बोला करो जो बोलते हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात। अणुसंख्यक गुणधर्म जो है ना, मैंने कहा अणुसंख्यक गुणधर्म बताओ कि बता दो कि सर जी क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, पराशर दाब, वाष्प दाब अवनमन, ये सभी क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अगर आपको अणुसंख्यक गुणधर्म सीखना है, क्वथनांक उन्नयन सीखना है तो आपको क्वथनांक पता होना चाहिए, हिमांक अवनमन सीखना आपको हिमांक पता होना चाहिए, पराशर दाब सीखना आपको पराशर दाब पता होना चाहिए, वाष्प दाब अवनमन सीखना तो आपको वाष्प दाब पता होना चाहिए। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, ये आगे लिख लो पहले, इसमें तो लिखो अणुसंख्यक गुणधर्म डाल लिया हेडिंग, उसमें लिखेंगे ये है वो सॉरी अणुसंख्यक गुणधर्म, लिखो उसमें, लिख लिया तो कोई बात नहीं, लिखो अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, नंबर 2 पे लिखेंगे हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, नंबर 3 पे लिखेंगे, नंबर 3 पे लिखेंगे पराशरण दाब, नंबर 4 पे लिखेंगे कौन सा, वाष्प दाब अवनमन। हो गया, देखो हेडिंग डालो क्वथनांक उन्नयन, फर्स्ट हेडिंग डालो क्वथनांक उन्नयन, डाल लिया, देखो समझो तो एक बार, आपने हेडिंग डाली क्वथनांक उन्नयन, डाली कि नहीं डाली, अब देखो समझो ध्यान से, देखो क्वथनांक उन्नयन, अगर आपको क्वथनांक उन्नयन जानना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्वथनांक, बात समझ में आई, क्या पता होना चाहिए, क्वथनांक पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्वथनांक उन्नयन जानने के लिए हमको क्या पढ़ना है, इसमें पहले तो क्वथनांक पढ़ना है। ठीक है, ऊपर देखेंगे खाली क्या पढ़ना है, क्वथनांक पढ़ना है। ठीक है, अब क्वथनांक होता क्या है, इसमें कहते हैं बॉयल, बॉयल माने क्या होता है, उबालना। ठीक है, आप उबालते किसको है, आप लोग किसको उबालोगे, द्रव पदार्थ को, द्रव पदार्थ को। ठीक है, किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो आपको पता है द्रव पदार्थ किसमें परिवर्तित होने लगेगा, वाष्प दाब में, तो द्रव पदार्थ वाष्प दाब में परिवर्तित होने लगता है, जिसे क्वथनन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को या फिर इस प्रक्रिया में जितने ताप की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। मतलब आपने द्रव को गर्म किया और उस द्रव को गर्म करने में आपने जितना ताप दिया उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आई, हेडिंग डाल लो क्वथनांक, लिखो इसकी परिभाषा, इसे इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पहले तो वो हेडिंग डली है, ठीक है, बताता हूं बस आपको समझना है। इसकी परिभाषा क्वथनांक की कैसे देना है, ध्यान दीजिए सभी लोग। ठीक है, कैसे देना है कि मान लो कोई पदार्थ जिस ताप पर, मतलब कोई द्रव पदार्थ, सॉरी इसमें द्रव होगा, कोई भी द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलना प्रारंभ हो जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। मतलब वो उबलने लगे उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि वो वाष्प में परिवर्तित होने लगे उसको ही हम लोग क्या कह देंगे, क्वथनांक बोल देंगे। उस ताप को ही क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, अंक कहते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से परिभाषा। किसी द्रव पदार्थ को, किसी द्रव पदार्थ को
किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है तो द्रव पदार्थ किया जाता है तो द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। इसे ठीक है, देखो इसे क्वथन कहते हैं, हाँ कितने पे भी हो जाए, जैसे जले वो 100 सेंटीग्रेड ताप पर उबलना प्रारंभ हो जाए, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आ रही? मैंने क्या लिखा, जिसे क्वथन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में आगे लिखेंगे इसके, और इस प्रक्रिया में जितने ताप की आवश्यकता होती है यह प्रक्रिया जिस ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा एक बार फिर से सुन लो, अगर किसी को गलत हुआ या किसी ने नहीं लिख पाया। ठीक है, क्या बताया मैंने, किसी द्रव पदार्थ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, इसे हम लोग क्वथन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया जिस ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। नहीं, या करके लिखो, उसमें परिभाषा लिखो या सॉरी। ठीक है, जब किसी द्रव पदार्थ को इतना गर्म किया जाता है कि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, बात समझो। तो क्या होगा, जो उसका पदार्थ होगा द्रव पदार्थ, उसका जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर। ठीक है, हो गया, ये क्लियर है। चलो ध्यान से समझो और अच्छे से समझ लो, अच्छे से देखो, ये कोई पात्र है, समझो ध्यान से, ये कोई पात्र है और मैंने क्या किया, देखो इसमें हमने ले लिया जल, मान लो क्या ले लिया, जल। समझो ध्यान से मैंने इसमें क्या ले लिया,
मैंने कहा ऐसे क्वथनांक कैसे बताना है इस पर, तो देखो कैसे बताओगे। मैंने इस जल को क्या करना स्टार्ट किया, इसे मैंने ताप पर रखा है ना, ताप पर रखा है, मैंने इसे गर्म करना स्टार्ट किया। अब गर्म करोगे तो ताप किस में नापते हैं हम लोग, सेल्सियस में। जैसे इसे गर्म करना स्टार्ट करोगे तो आपका ताप है बढ़ने लगेगा, गर्म करते जाओगे ताप आपका 1 सेल्सियस होगा, 2 सेल्सियस होगा, 3 सेल्सियस होगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और जब हम इसको गर्म करते रहेंगे और इसका ताप कितना हो जाए, 100 सेल्सियस हो जाए, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो हम लोग इसको इतना गर्म करें कि इसका जो ताप है वो कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और जैसे ही इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा और ये किसमें प्रारंभ हो जाएगा, उबलना प्रारंभ हो जाएगा, ये उबलना प्रारंभ हो जाए। देखो आपने जल जैसे ही मतलब गैस पे आपने जल रखा, क्या रखने से तुरंत उबलने लगता है, नहीं उबलने लगता, धीमे धीमे वह गर्म होता है, गर्म होता जाता है, गर्म होता जाता है। जैसे ही ताप आपका कितना पहुंचता है, 100 सेंटीग्रेड, जल आपका उबलने लगता है। गैस आप तेज कर दोगे तो आपका ताप जो होगा वो तेज जाएगा, यानी कि वो तेज जल्दी जल्दी गर्म होगा तो उतनी जल्दी उबलने लगेगा। गैस आपने कम रखी तो ताप आपका धीमे धीमे बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कम मतलब तो टाइम लगेगा उसे उबलने में। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्वथनांक क्या होगा, तो क्वथनांक यहाँ पे क्या होगा, 100 सेंटीग्रेड। मैंने क्या लिखा, कोई द्रव जब उबलना प्रारंभ हो जाए, ठीक है, उसे हम क्वथन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जितने ताप की आवश्यकता होती है, देखो जल को उबालने के लिए कितने ताप की आवश्यकता है, तो यही आपका क्या होगा, क्वथनांक हो गया। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही तो बता सकते हो। मैंने कुछ नहीं समझा, यहाँ पे क्वथनांक समझाया अभी ना, मैंने क्वथनांक उन्नयन समझाया, ना मैंने आपको हिमांक अपनमन समझाया, मैंने कुछ नहीं समझाया, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य, अवाष्पशील वैद्युत अनघट्य, ये 2 चीजें समझनी है, और 2 चीजें समझने के बाद आप लोग क्वथनांक उन्नयन पूरा समझ जाएंगे। क्वथनांक समझ में आ रहा है, ठीक है। मान लो किसी द्रव पदार्थ को, ठीक है, गर्म किया जाता है तो द्रव पदार्थ किसमें परिवर्तित होगा, लेकिन उसमें भाप तो निकलने लगती है पहले ही उबलने से पहले। बात समझो ध्यान से। देखो दूसरी जो परिभाषा लिखाई है समझ लो, देखो चीजें समझते हो तभी समझ पाओगे, तभी याद कर पाओगे उसे, ना अन्यथा रटोगे और रटने वाली चीजें हमेशा याद ही नहीं रहती हैं। दूसरी परिभाषा मैंने लिखाई है कि जब किसी पदार्थ को इतना गर्म करते हैं, कोई उसकी जो भाप है, ये भाप तो निकलेगी, गैस पे रखोगे, जैसी ताप लगेगा उसकी भाप निकलने लगेगी, जल में निकलने लगती है, लेकिन वो तुरंत उबलने थोड़ी नहीं लगता है। उबलने कब लगता है, जब उसका ताप कितना हो जाए, 100 सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक है। अब इसमें देखो जो भाप निकलेगी, सीधी सी बात है, आपको पता है, इसे मैंने जल उस पर गैस पर रख दिया, उसमें मैंने गर्म करने लगे, इसमें भाप निकलने लगी, बात समझ में आई। अब इसमें जो भाप निकलेगी, और ये भाप जो है अगर पूरे वायुमंडलीय दाब के, इस वायुमंडलीय का दाब भी होता है, हम आगे पढ़ाएंगे, इस वायुमंडलीय का भी दाब होता है। और ये जो भाप है, इस वाष्प मतलब वाष्प द्वारा लगे हुए दाब को ही हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। जो भाप के द्वारा जो दाब लगता है, आपको कुकर की सीटी देखी है, जब भाप क्या होता है नीचे से दाब लगा देता है, तभी तो वो उठती है, तो वाष्प दाब उसे ही बोलते हैं। वाष्प द्वारा लगाए हुए दाब को ही हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। अब उस वाष्प को ही हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब होगा। अब ये जो वाष्प दाब है पूरे वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाएगा, उसलिए हम लोग क्वथनांक कहेंगे। जब किसी द्रव पदार्थ को इतना गर्म करते हैं उसका जो वाष्प है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे ही हम लोग क्वथनांक कहते हैं। कितना सरल है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, नहीं होने चाहिए। कैसे भी जाओ, जैसे चाहो वैसे समझ सकते हो क्वथनांक को, ठीक है, ठीक, समझ में आए। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्वथनांक समझ में आया, ठीक है। बारिश बंद नहीं हुई अभी।